हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 68 मेंस का पेपर जो हुआ है अभी 12 मई को, उसी की चर्चा करेंगे। उसमें हम बात करेंगे प्रश्न किस हिसाब से आ रहा है भाई, पैटर्न क्या है और बदलाव किस प्रकार से हो रहा है पेपर में। ठीक है, उम्मीद से कहीं ज़्यादा हटकर पेपर है। ये आप लोगों ने पेपर भी देखा है, पेपर का तरीका आपको पता चल गया है। जो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, शॉर्ट नोट्स टाइप के प्रश्न होंगे, वो कितने नंबर के हो सकते हैं ये भी आपको पता चल गया। ये भी आपको पता चल गया कि अगर पॉलिटी का प्रश्न है करंट में तो वो जीएस के फर्स्ट पेपर में आएगा। ठीक है, ये भी आपको पता चल ही गया है। तो आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। और देखिए, कुछ जैसे हम प्रैक्टिस भी करवाए हैं उन पे भी बात करेंगे। इन प्रश्नों का हम विश्लेषण भी देंगे। जो जो प्रश्न का हमने प्रैक्टिस करवा रखा है, जो हमने डिस्कशन क्लास में किया है, उन सब पे भी बात करेंगे। और ज़्यादातर जो प्रश्न होंगे वो आप देखेंगे तो डिस्कशन क्लास में आपको मिलेंगे और आपको प्रैक्टिस वाले पोर्शन में भी आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भैया, जीएस का फर्स्ट पेपर है, 300 नंबर का प्रश्न है, समय है 3 घंटे का। पहला और चौथा प्रश्न इसमें अनिवार्य था। ठीक है, पहला और चौथा अनिवार्य था, तो भैया पहला और चौथा का हर एक खंड आपको करना ही पड़ता। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में 8-8 नंबर के 3 प्रश्न थे और 2 प्रश्न 7-7 नंबर के। ठीक है, तो मतलब 38 नंबर का पहला प्रश्न है ना। 38 नंबर के ही प्रश्न है, लेकिन वो पहला और चौथा प्रश्न क्या किया गया कि अलग अलग खंडों में बांट दिया गया, छोटे छोटे में करके। ठीक है, जैसे कि देखेंगे हमने 150-120 शब्द का प्रैक्टिस करवाया था, लेकिन हमसे जो प्रैक्टिस करने वाले थे उसमें कुछ लोगों ने ये भी बोला कि सर 120 वर्ड में क्या होगा, 15-15 नंबर का हो सकता है वो, है ना। तो प्रश्न का जो दायरा है वो कुछ भी हो सकता है, लघुत्तरीय है। तो हमने बताया भी था भाई 8 नंबर 9 नंबर तक का भी हमको ध्यान में रखना है, कैसे प्रश्न आ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम पहला प्रश्न की बात करेंगे। और पहला प्रश्न जब देखेंगे ना, तो हमको बिहार इतिहास नहीं, भारत के इतिहास की समझ होनी चाहिए। 1858 का भारत शासन, भारत सरकार अधिनियम है ये। ठीक है, या फिर इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो देख सकते हैं 1857 की क्रांति के बाद वाली स्थिति, जो बिहार की स्थिति में हम पढ़ते हैं। एक दूसरा 1858 का भारत सरकार अधिनियम के रूप में भी देख सकते हैं, जो भारतीय इतिहास के उसमें हम पढ़ते हैं। हम फिलहाल किसी भी तरीके से अगर देखेंगे तो भारत सरकार अधिनियम 1858, अगर हम 1857 के बाद वाली स्थिति की बात करें तो ये हमारा थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या क्या परिवर्तन हुए। क्योंकि देखिए 80 वर्ड में ही करना, क्योंकि 8 नंबर का प्रश्न था, तो इसमें हम 1858 को बता सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन में किए गए परिवर्तनों का आधार बना 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ये आपका परिचय हो सकता है। फिर उसके बाद आप इसके मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे कि 1858 में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो हम अगर बात करें तो भाई, पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया, सभी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित हो गई, शासन सीधे महारानी के हाथ में चला गया। ठीक है, भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जा सकता है इसको। इसी प्रकार से अब गवर्नर जनरल जो है भैया वायसराय बन गया, वायसराय जो कि महारानी का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। भारत सचिव का पद आया, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का ही सदस्य था, और भारतीय प्रशासन पर उसे पूर्ण नियंत्रण की शक्ति दी गई। इस तरीके से हम 80 वर्ड में है, अब क्या पूरा कहानी लिखेंगे तो इतना हम लिख देंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने ब्रिटिश कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त करते हुए महारानी के
शासन को स्थापित किया। ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा, बात यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है। दूसरा बिरसा मुंडा आंदोलन है। बिरसा मुंडा आंदोलन पे देखिए हमने बात की है, और बिरसा मुंडा आंदोलन पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमने प्रश्न दिए थे उसी पे हम बात करेंगे, और ये प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये बिरसा आंदोलन की विशेषता पर हमने टिप्पणी करने के लिए 200 शब्द में लिखवाया था। तो इसको कैसे लिखना था भाई, परिचय आपको देना था, बिरसा आंदोलन का परिचय दे देना था। तो उसका परिचय हम देंगे, तो उसके बाद परिचय के बाद हम इसकी विशेषता भी बता देंगे। विशेषता क्या रही है, सुधारवादी प्रयास रहा है, धार्मिक स्थिति में परिवर्तन रहा है, राजनीतिक पुनरुत्थान का मामला रहा, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन रहा है, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन, क्रांतिकारी आंदोलन रहा है। उसके बाद हम एक निष्कर्ष दे देंगे, निष्कर्ष के बाद हम इसका उत्तर समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा बिरसा आंदोलन वाला प्रश्न निपट जाएगा। फिर संक्षिप्त वाले में अगला है नील विद्रोह। नील विद्रोह देखिए दो है, एक तो आपका बंगाल एरिया में है और एक है बिहार में। ठीक है। और बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह है वो नील आंदोलन से ही संबंधित है। तो हमें लगता है ना कि क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो बिहार से ही संबंधित बात होनी चाहिए यहाँ पे। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, महात्मा गांधी की भूमिका क्या रही है, या चंपारण सत्याग्रह में क्या क्या हुआ है, उन सब चीज़ों की हम बात कर सकते हैं। तो इसमें देखिए एक प्रश्न हमने दिया था इस इंडिगो पे, चंपारण सत्याग्रह पर हमने एक प्रश्न दिया था। उस प्रश्न को अगर देखा जाए तो वो प्रश्न हमने कुछ इस तरीके से दिया था। बिरसा आंदोलन है ये है यहाँ पे गांधी जी वाला। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह चंपारण के रैयतों को अत्याचार से मुक्ति दिलाया। स्पष्ट करने के लिए हमने 150 शब्द में ये प्रश्न दे दिया था। तो इसमें क्या हुआ, नील की खेती की समस्या क्या रही वो अब पॉइंट में ही बता देते। खेत की उर्वरा शक्ति ह्रास हो रही थी, किसान का जीविकोपार्जन खतरे में था, भूखमरी अकाल की समस्या आ रही थी। फिर गांधी जी ने क्या किया भाई कि नीलहे किसानों की समस्या का समाधान करने के क्रम में ही नीलहर संघ के सचिव बिल्सन तिरहुत के आयुक्त मार्शल से मिलते हैं। फिर उसके बाद गौर जमींदारों को प्रतिनिधि डी रीड और भारतीयों के प्रतिनिधि गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन होता है। फिर 18 में चंपारण अधिनियम पारित होता है, तिनकठिया प्रथा समाप्त की जाती है। अब आवोबाब अवैध घोषित करते हुए सरहवेशी भी तोड़े गए और रैयतों के पैसे वापस कर दिए गए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस आंदोलन में ये आंदोलन मतलब जो चंपारण का या नील विद्रोह जो था वो एक प्रकार से ब्रिटिश शासन के अत्याचार से नीलहे किसानों को मुक्ति दिलाया। ये हम एक निष्कर्ष के रूप में दे सकते हैं। परिचय में तो आप कुछ भी दे देंगे, ठीक है, लेकिन परिचय जो आप देते हैं वो प्रश्न के अनुसार होना चाहिए, प्रश्न के हिसाब से होना चाहिए कि जो प्रश्न पूछा गया उससे मिलता जुलता आपका परिचय होना चाहिए, ठीक है। और निष्कर्ष होना चाहिए जो आपके उत्तर में है वो आपका होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, पटना कलम चित्रकला पर। ये बहुत सिंपल प्रश्न था और इस पे हमें लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने किया होगा अच्छे से। अब इसमें क्या बता सकते हैं पटना कलम चित्रकला में, भाई पटना कलम का विकास हुआ है मुगल साम्राज्य के पतन के काल में। लगभग 1 शताब्दी के दौरान ही मुर्शिदाबाद से शुरू होकर पटना के क्षेत्र में या गंगा के आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत होकर ये समाप्त हो गई। ऐसा एक परिचय दे सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी विशेषता बता सकते हैं। लघु चित्र है, सामान्य जनजीवन पर आधारित चित्रण है, बारीकी अलंकरण का ध्यान रखा गया, पृष्ठभूमि का कम से कम प्रयोग किया हुआ है, रंगने की निजी शैली का प्रयोग हुआ, मुगल शैली से भिन्नता रही भव्यता के अभाव में, सजीवता और सामान्य जीवन का इसमें विवरण दिखता है हमको, ठीक है। फिर इसमें हम इसके पतन के कारण भी बता सकते हैं, क्योंकि टिप्पणी करनी है तो हम टिप्पणी को कुछ भी करेंगे, सारी की सारी टिप्पणी हो जाएगी। भाई लिथोप्रेस की स्थापना हुई, कैमरा का आविष्कार हो गया, संरक्षण का अभाव रहा, बाहर की ओर पलायन हुआ। इस पर हमने प्रश्न दिया था। जैसे हम इसमें जो प्रश्न दिए थे पटना कला पे, अगर उसको देखा जाए तो ये पटना कला वाला जो प्रश्न था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ये हमने प्रश्न जो दिया था वो कहाँ गया, ये है पटना कला के विकास पर टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार से ये 200 शब्द में हमने प्रश्न दिया था। फिर एक प्रश्न और दिया था हमने 200 शब्द में ही, पटना कला लगभग एक शताब्दी बाद ही छेड़ हो गई थी, लेकिन इसने बिहार में कला के विकास में प्रमुख योगदान दिया था, टिप्पणी कीजिए। तो ऐसा भी हमने एक प्रश्न दिया था, इसमें परिचय बताना था पतनकार और बिहार में योगदान बताना था। तो इस तरीके से, ठीक है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है इनमें, ठीक है। तो इस तरह से हम पटना वाला भी बता सकते हैं। फिर बात करेंगे तो प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास है। अब देखिए यहाँ पे सीधा बोल सकते थे मौर्य काल में या गुप्त काल में, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास की बात। तो यहाँ पे अशोक की गुफा है, दशरथ द्वारा बनाई गई गुफाएं हैं, तो उन्हीं सब का बात करना था इसमें। तो उन्होंने क्यों इनका निर्माण किया, उनका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इन सब का वर्णन करते हुए मतलब 70 वर्ड में आपको समेट देना था ये प्रश्न। परिचय परिचय के रूप में देना था, फिर उसके बाद ये मेन पॉइंट हो जाता, फिर आपका निष्कर्ष हो जाता, बात खत्म हो जाती। 15-15 वर्ड में निष्कर्ष हो, परिचय हो जाता, बस बात होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न आपका चला जाता। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं, सेकंड नंबर प्रश्न पे। सेकंड प्रश्न जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा करें, इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी थी। एक प्रश्न ये है। अथवा करके दूसरा, ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए, इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए पहला प्रश्न जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा करनी है। तो अब इस वाले प्रश्न को अगर देखें तो ये वाला प्रश्न है, और इसको हम बताते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम सब। चलो इस वाले में बात करेंगे। तो ये वाला जो प्रश्न है, ये देखिए एक तो शिक्षा वाला बात रहा, जो तकनीकी शिक्षा की बात रही, तो उसमें तकनीकी शिक्षा में 38 नंबर का प्रश्न है, तकनीकी शिक्षा में क्या है, कृषि में का भी, कृषि शिक्षा का विकास हुआ तो वो भी तकनीकी शिक्षा में आएगा। चिकित्सा वाला विकास, चिकित्सा शिक्षा का विकास हुआ तो वो भी परिचय में आएगा। खनिज संसाधन क्षेत्र में विकास हुआ तो वो भी तकनीकी में आएगा। पशुधन के मामले में जो विकास हुआ वो भी तकनीकी में आएगा। तो सारा का सारा वो पाश्चात्य शिक्षा से ही संबंधित था। तो 19वीं-20वीं शताब्दी के दौरान बिहार में हुए पाश्चात्य शिक्षा के विकास का वर्णन करते हुए इसकी समालोचनात्मक व्याख्या करें, मतलब प्रभाव भी बताना उसका, ठीक है। उनका उद्देश्य क्या था, प्रभाव क्या पड़ा, ये सारी चीज़ें इसमें बता देंगे। तो ये आपका 400 शब्द में पूरा का पूरा प्रश्न तैयार हो जाएगा, अच्छा खासा उत्तर हो जाएगा। परिचय भी आप लिख देंगे, परिचय भूमिका लिखेंगे, पाश्चात्य शिक्षा विकास लिखेंगे, आलोचना देंगे, समीक्षा करेंगे, निष्कर्ष दे देंगे। इस प्रकार से आपका उत्तर ये हो जाता, ठीक है। ये आपका हो गया शिक्षा, तकनीकी शिक्षा वाला, ठीक है। तो उन्होंने तकनीकी शिक्षा दी थी, जिसका मतलब ये टेक्निक के मामले में क्या है भाई, कृषि का, पशुधन का, चिकित्सा का, खनन का, हर चीज़ की शिक्षा में विकास हुआ है, ठीक है। उच्च शिक्षा का जो विकास हुआ तकनीकी शिक्षा के मामले में ही चलता है। तो उन सब का हमें वर्णन करना था एक तरफ से, ठीक है। फिर एक जो दूसरा प्रश्न था राष्ट्रीय आंदोलन वाला, वो वाला प्रश्न कहाँ पे है, वो वाला प्रश्न भी यहीं कहीं होगा, एक मिनट बता रहे हैं। ये बिरसा आंदोलन हो गया, ठीक है, बिरसा आंदोलन हो गया। ये गांधी जी का चंपारण वाला नील आंदोलन वाला हो गया। एक यहाँ पे जो प्रश्न है, कहाँ गया वो प्रश्न, ये नहीं, ये कहाँ गया वो प्रश्न भाई, ये नीचे होगा, बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए। एक मिनट, नहीं ये नहीं है, ये सब देखो डिस्कशन वाले में थे। ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ऐसा था। तो ये प्रश्न कुछ इस तरीके का हमने दे रखा है। तो आप क्या करेंगे वहाँ पे भाई, प्रश्न का जो तरीका उनका है उसी हिसाब से इसका वर्णन कर देंगे। 400 शब्द में है तो 400 शब्द में आप लिख दीजिए। परिचय बताएंगे, विकास का कारण, सीमाएं क्या रही, लाभ क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बतानी थी आपको इस वाले प्रश्न में, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में वो था। तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न आपका कवर हो जाएगा, बस समझ रहे हैं ना। कुल मिला के अगर आप देखेंगे ना तो प्रश्न जो होंगे वो आपको मिलते जुलते होंगे। जैसे अब यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन को कारक चर्चा करनी थी, स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार से दिशा दी, तो भाई जो लाभ हुआ वही तो दिशा हो गई उसकी, तो आप उसको बता सकते हैं इसके अंतर्गत।
ये विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा का विकास था, वो तकनीकी पाश्चात्य शिक्षा वाली बात हमने कर दी। तो इस तरह से दोनों प्रश्न लिखने के काबिल हैं आप, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। तो प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण करिए। किसी काल की बात नहीं हो रही है, उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण करना है। उत्तर भारत में मंदिरों का विकास जो हुआ वो किन आधार पे हुआ वो बताना हमको। ठीक है, और एक इसमें इसी के पर क्या करना, मंदिरों के निर्माण कला शैली पर बताना। मंदिरों का निर्माण तो बता ही सकते हैं उदाहरण के रूप में, लेकिन निर्माण कला शैली पर आपको बात करना है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और दूसरा प्रश्न ये था, अथवा करके समाज और संस्कृति पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन करना था। तो ये वाला प्रश्न तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये क्या है ना कि ये भारत का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी में आपको ये मिलेगा। और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे अच्छी खासी स्थिति में, आप उसको लिखने के काबिल भी हो जाएंगे और बढ़िया से समझा भी सकते हैं। वो 400 वर्ड में लिखना है, 150 वर्ड में तो आएगा नहीं, तो 80-90 वर्ड में आएगा, 70-80 वर्ड शब्द में आएगा, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। तो फिलहाल समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन जो करना है उसके बारे में अगर देखा जाए तो वो आपको यहाँ पे देखिए मिल जाएगा। अभी एक मिनट रुकिए, कहाँ है ये जो प्रश्न आपका है, एक मिनट। रविन्द्रनाथ टैगोर ये फिलहाल ना ये जो प्रश्न था आपका, ये मेरे ख्याल से आया हुआ प्रश्न है, पहले भी आया था प्रश्न, मेरे ख्याल से 49 से 52वीं वाले में आया था। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सामाजिक सांस्कृतिक विचार पर टिप्पणी कीजिए, ऐसे था। ये 200 शब्द में हमने दे दिया था, फिलहाल वो 400 में आ गया है ना, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाता मामला। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं भाई, परिचय आप दे देंगे, इनका परिचय हो जाएगा। परिचय के बाद इनका सामाजिक विचार क्या रहा, सामाजिक विचार के रूप में आप सामाजिक समानता पर बल, इनका थोड़ा सा वर्णन कम से कम 25 से 30 वर्ड में कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा। भेदभाव की विरोधी थे, इसका भी इतना ही वर्ड कर दीजिए। पूर्वी पश्चिमी सभ्यता के समागम पर बल, इसका भी इतना ही वर्ड करिए। शिक्षा के सुधार पर बल, इसका भी इतना, और सामाजिक व्यवस्था में सुधार पर बल, इसका भी आप इतना सारा वर्णन कर सकते हैं। मतलब ये 6 पॉइंट ना, 6 पॉइंट हैं, तो 3 छक्के 18, मतलब 180 शब्द में आप इसको लिख सकते हैं सही से, सामाजिक विचार को। ठीक है, ऐसे करते हुए दूसरा सांस्कृतिक विचार था। तो सांस्कृतिक विचार क्या है, सांस्कृतिक विचार बोलते हैं कि संस्कृति जो है ना, लोगों की जो संस्कृति है वो ऊर्जा का परिचायक होती है। ऊर्जा का परिचायक होती है, तब इसके बारे में आप बोल दो क्या होता है ऊर्जा का परिचायक, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कैसे मिलती है, ऊर्जा काम क्या करती है भाई, उसके बारे में आप बता दोगे। तुच्छ स्वार्थ से परे होती है संस्कृति, ये भी इन्होंने बताया। फिर एकीकरण के माध्यम से इन्होंने विश्व एकीकरण पर बल दिया। ये इनका आप अगर 30-30, 40-40 वर्ड में कर देंगे तो 120 वर्ड मान लीजिए, यहाँ भी आपको मिल ही जाएगा। 120 ये, 180 वो, 300 वर्ड यही हो गया। 40-50 वर्ड में, 40-50 वर्ड में आप अपना परिचय दे देंगे, 350 हो जाएगा। उधर 50-55 वर्ड में आप निष्कर्ष दे देंगे तो आपका 400 वर्ड कंप्लीट हो जाता। ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, कमेंट ऑन द सोशल एंड कल्चरल थॉट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ये 200 वर्ड में था, फिलहाल आप इसको 400 वर्ड में आराम से कर सकते थे। अगर ऐसे पॉइंट लिखते 200 वर्ड में हो जाता, इसको छोटा छोटा कर देते, 10-10 वर्ड में व्याख्यायित कर देते, लेकिन आपको 400 वर्ड में करना था, इसको अच्छे से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इधर हो गया, ये वाला भी प्रश्न हो गया भाई। अब अगला प्रश्न क्या है ये भी देखेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पर हो गया भाई। सेक्शन 2 में चलते हैं। यहाँ पर क्या है, करंट का प्रश्न है। करंट की अगर हम प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न, ये अनिवार्य है, सारा का सारा खंड करना है। स्काउट्स और गाइड्स जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भैया आप लोग पढ़े होंगे, जनवरी महीना में हुआ था 2023 में ही, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। अब इसमें ये तो आप बता दिए, अब इसके उद्देश्य क्या रहे ये आपको बताना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं ना। अगर इसके प्रश्न की हम बात करें तो इसमें हम, इस पे एक प्रश्न है जम्बूरी करके है वो प्रश्न, और आप देख लेंगे, एक मिनट रुकिए, देखिए कहाँ पे है ये भी प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें भी कोई वो नहीं है, वो भी प्रश्न आपको हमने दिया था,
यहाँ पे आप देखेंगे, कहाँ गया, यहाँ पे ये रविन्द्रनाथ टैगोर का सामाजिक सांस्कृतिक विचार हो गया, ये जम्बूरी वाला है। ठीक है, ये है राष्ट्रीय स्काउट्स गाइड जम्बूरी क्या है, ये बताना था हमने जो प्रश्न दिया था। फिर इसके प्रमुख उद्देश्य बताने थे। ठीक है, तो ये 200 शब्द में हमने दिया था, वो 8 नंबर में दिए हमने। 20 नंबर का दिए बताया था भाई, तो 20 नंबर में बताए थे, थोड़ा बड़ा हो जाता। 80 वर्ड में आप करते, 8 नंबर में करते तो उसको छोटा करना पड़ता, बस ये करना होता। तो कैसे करते? भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 2023 में राजस्थान के पाली में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बूरी के उद्घाटन कार्यक्रम की गर्मियाँ बढ़ाई है। ठीक है, ये हो जाता है। फिर उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आप ऐसे दे सकते हैं, देख लीजिए इसमें क्या क्या दे सकते हैं। समाज के सामूहिक कल्याण को लेकर खुद को शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से जागृत और नैतिक रूप से सही रखने का एक संकल्प करते हैं। उच्च चेतना की इन विशेषताओं का अनुपालन करने पर विश्व में एक बेहतर जगह बन जाती है। ठीक है, ये हो जाता है। दूसरा उद्देश्य क्या है कि स्काउट्स गाइड सार्वभौमिक मूल्यों और लोकाचार को अपनाने की सलाह देता है, जो भविष्य में उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनका मतलब व्यक्ति का। स्काउट्स गाइड्स के रूप में व्यक्ति जो सबक सीखते हैं वे अनगिनत तरीकों से उनके जीवन को संवारेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाता। तीसरा जो पॉइंट बनता वो कोविड-19 महामारी के दौरान भारत स्काउट्स गाइड्स ने समाज की सेवा करने में अनुकरणीय साहस का परिचय दिया था, ये भी एक उद्देश्य है। स्काउट्स गाइड के रूप में यह उनका कर्तव्य है कि वो लोगों को जैव विविधता की रक्षा करने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और जिम्मेदार पर्यटन अभ्यासों को बढ़ावा देने के महत्व के बारे में शिक्षित करें। तो ये सारी चीज़ें आप देते भाई। 8 नंबर का प्रश्न है ना, तो कितना लिखते, पूरी कहानी थोड़ी ना बता देंगे, पूरा किताबें लिख देंगे क्या। फिर उसके बाद आप निष्कर्ष दे देते, छोटा सा बात खत्म हो जाती। ये आपका प्रश्न हो जाता। करंट का भी प्रश्न कोई ऐसा इधर उधर का नहीं है, बम्पर तरीका का प्रश्न है। अगर आप की समझ है तो आप उसको लिख पाएंगे, नहीं तो फिर आप ये समझिए कि वो आपकी समझ से परे है। मतलब सीधा सा है कि अब आपको पढ़ने की ज़रूरत सही में है। अब आपको जो भी पढ़ना ना वो डिटेल में पढ़ना है। बिना डिटेल में पढ़े अगर कोई ये सोचे कि हम बीपीएससी पास कर जाएंगे तो वो गलतफहमी में जी रहे हैं। ठीक है, तो हमको अच्छे से पढ़ना है, सही ढंग से पढ़ना है, उसमें हमको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए अगला प्रश्न क्या था इसमें, राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति सुदृढ़ के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य शासनादेश का उल्लेख कीजिए। तो ये तो नहीं था। फिर ये वाला है बिहार के अधिकार। अब ये वाला तो भाई हम दिए भी नहीं थे, हम इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। अब इसके बारे में बात करें तो बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए। ये वाला जो प्रश्न है ना, इस पे हम ई गवर्नेंस वाली बात जो है वो हमने उसमें क्या डिस्कशन वाले क्लास में किया था, इस पे बात की थी। और इसका जो देखेंगे तो इसमें ये हमको मिल जाएगा, ई गवर्नेंस वाला है। 1 मिनट यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है पेज है, लिखा हुआ था। तो वो आप लोग उसमें ज्वाइन नहीं किए थे फिलहाल, तो आपको कैसे पता चलता, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेज है इसका ई गवर्नेंस वाला, ये देख सकते हैं। ई गवर्नेंस का पूरा इसमें डायमेंशन समझाया गया है। स्मार्ट सिंपल, ठीक है, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये स्मार्ट का वो है, फुल फॉर्म है। फिर आप ये पूरा देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इकोनॉमिकल है, ठीक है, पब्लिक सर्विस, ठीक है, इसमें फिजिकल गवर्नेंस है, लोकल, ठीक है, ये है आपका। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे ना तो डिस्कशन वाली क्लास से भी बड़ा बेनिफिट मिला है। 2 ही 3 प्रश्नों का बेनिफिट मिला है, और लेकिन मिला है फ़ायदा, वहाँ से भी आपको मिला है। अच्छा खासा पॉइंट इसमें देख सकते हैं, हर चीज़ का पॉइंट है। तो भाई कितने वर्ड में आपको 80 वर्ड में लिखना, 8 नंबर का लिखना है, तो इतना सब उसमें छाप देंगे तो इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये वाला आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मैथ वाली बात नहीं करेंगे, सिर्फ जीएस वाली बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है, बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक चीज़ और याद रखना है,
ई गवर्नेंस जो है ना, हम क्या सोचे होंगे कि वो तो सेकंड पेपर का टॉपिक है, लेकिन वो क्या किया इन्होंने कि फर्स्ट पेपर में ही दे दिया। ये हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा था, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य जो है 16 का शासनादेश, ये भी हम सेकंड पेपर में उम्मीद किए होंगे, तो ये भी फर्स्ट पेपर में आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं बहुत सारा कुछ बदलाव हुआ है, और ये बदलाव अब होता ही रहेगा। तो हमको क्या करना भाई, तैयारी अच्छी खासी रखनी होगी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन, ये भी आप देखेंगे तो ये भी आपका साइंस टेक से संबंधित मामला है, तो ये आपका सेकंड पेपर का मामला हो सकता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको फर्स्ट पेपर में ही डाल दिया। तो सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयास क्या रहे हैं, तो वो आपको बताना चाहिए। तो वो आप सेकंड पेपर में फिलहाल हमने ये वाला टॉपिक करवाया है, लेकिन ये फर्स्ट पेपर नहीं करवाया, इसलिए हम इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगला प्रश्न क्या है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020 से 25 सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब ये बात थी, तो ये वाला प्रश्न भी आप देखेंगे डिस्कशन वाले में, ये भी मिल जाएगा आपको। अभी हम जो पेज खोले थे उसमें चलते हैं, यहाँ से भी हम इसको भी देख लेंगे। ये वाला भी इसमें आपको मिल जाएगा, ये है बिहार गवर्नमेंट इनिशिएटिव। ये तो चीज़ें हैं, ये समाज सुधार अभियान है। फिर क्या है, सुशासन के कार्यक्रम, सुशासन कार्यक्रम, ये देखिए युवा शक्ति बिहार का प्रगति, है ना। फिर टू इनक्रीज क्वालिटी इन इंस्टीट्यूट्स, है ना। फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सशक्त महिला, सक्षम महिला के बारे में बात हुई है। इन सब को क्या आलोचनात्मक बात करनी थी, तो हम इसमें बात कर लिए हैं। सारा का सारा हर एक पॉइंट इसमें क्लियर है। ठीक है, सारा पॉइंट क्लियर है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है ना भैया, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे में भी आप देख लेंगे, तो कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी और भी हैं इसमें प्रश्न, और प्रश्न देख लेते हैं, रुकिए 1 मिनट, कहाँ चला जाता है ये पेपर, बहुत ऊपर भाग जाता है ना। चलिए, एक ये प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या है। आप भारत में उच्च शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं। क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क देना था। ठीक है, इस पे भी हम सब बात किए थे डिस्कशन वाली क्लास में। इस पे अच्छा खासा पॉइंट्स, कई सारा पॉइंट निकल के आया था सामने। ठीक है, और सब ने उसमें कुछ ना कुछ बताया ही था। बस ये है कि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं किए थे, रिकॉर्डिंग किए होते तो आप लोगों को शेयर भी कर देते, आप उसको सुनते भी, तो उसमें कई सारे पॉइंट्स आपको मिल जाते। फिलहाल अथवा करके दूसरा भी प्रश्न है, आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा। तर्क दीजिए। अभी हाल में जो मुद्दा आया ना, उस पर बात कर लेनी थी सिंपल सी। उसके बाद मेन बात ये बताएं मुख्य रूप से कि भाई सबसे पहले तो बताना था जो बुनियादी ढांचे का सिद्धांत है वो क्या है, वो आपको बताना था। उसके बाद उपराष्ट्रपति जो उसकी आलोचना किए हैं वो किस किस पॉइंट पर किए हैं वो आपको बताना था। फिर उसका आलोचनात्मक परीक्षण के रूप में आप इस बात पे आ जाते, भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा, इस बात पे आ जाते। एक अपना तर्क भी रखना है क्योंकि अपना बचाव भी करना है आपको। उसके बाद निष्कर्ष देकर बात खत्म कर देते। फिर अगला प्रश्न क्या है, क्या आपको लगता है इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को अपनी स्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अपना उत्तर ठोस तर्कों के साथ लिखिए। ये वाला प्रश्न देखेंगे ना, तो ये वाला प्रश्न कुछ इससे मिलता जुलता है। G20 का जो हमने दिया है यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न ये कहाँ पे है, ये नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है,
अभी बता रहे हैं इसमें, देखिए यहाँ पे होगा ज़रूर। ये प्रश्न था फिलहाल दिया था हमने, वो कुछ था बहुआयामी विकास, है ना, ऐसे करके था वो प्रश्न। उसमें कई सारी चीज़ों पे हमने बात कर भी ली थी वो, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से वो है नहीं, इसमें वो शामिल भी नहीं है। ठीक है, वो वाला प्रश्न इसमें शामिल नहीं किए हैं मेरे ख्याल से, नहीं है इसमें, सॉरी, इसमें नहीं है। लेकिन ये प्रश्न हमने करवाए थे और उस पर अच्छा खासा ये इसका उसका हमने स्क्रीनशॉट शेयर किया है ग्रुप में, तो उसी से मिलता जुलता ये प्रश्न है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो इन्होंने ये वाला तर्क दे दिया है लास्ट में, इस पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत थी। ये लास्ट वाला जो तर्क इनका रहा है ये यहाँ पे ये कि नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए। क्या आपको लगता है भारत को दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना? तो भैया पूरा का पूरा भारत के लिए ही तो संभावना है, सारा का सारा भारत के लिए। हमने क्या बताया था उसमें, G20 का परिचय देना है, ठीक है, फिर भारत के जो मुद्दे हैं, फिर भारत की जो संभावना है, संभावना के रूप में बहुत सारे पॉइंट उसमें दिए हैं। वो आप लोग कहेंगे उसमें हम उसको भेज भी सकते हैं फिलहाल, ठीक है ना, वो हम कर सकते हैं। या फिर एक मिनट रुकिए, इसका हम निकालते हैं, ठीक है ना। फिलहाल ऐसा हो सकता है इसमें, इसका हम सिंपल सा देके ख़त्म कर सकते हैं। अगला एक प्रश्न था अथवा करके, भाई सीरिया और तुर्की भूकंप आपदा सहायता में राष्ट्र संघ की पहुँच और संसाधन प्रबंधन भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, ये भी एक प्रश्न था। तो आप अथवा करके इसको लिख सकते थे। तो प्रश्न का जो लेवल है ना, वो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम कहीं टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट से पेपर निकलेगा भाई, पेपर ऊपर टेस्ट से नहीं निकलेगा, इतना ध्यान रखिए। अच्छे से आपको पढ़ना होगा, NCERT आप पढ़ रहे हैं तो बेहतर है, अच्छी बात है। उसके बाद अब टेस्ट लगा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ में। लेकिन अगर आप सिर्फ टेस्ट लगा रहे हैं तो ये गलत बात है, ठीक है। और समय आपके पास भरपूर है, और आयोग ने जो समय दिया था 30 सितंबर का, वो आपको BPSC 68 PT के कुछ दिन बाद ही वो तारीख जारी हो गई थी। आप अब इतने महीने में अपना मेंस की तैयारी ना करके सिर्फ PT की तैयारी ही कर रहे हैं, तो ये आप अपने लिए गलत कर रहे हैं। क्योंकि आयोग ने टाइम अपना इसीलिए इतना 6-7 महीना पहले दे दिए थे, क्योंकि उनको भी लगता है कि मेंस की तैयारी इतनी जल्दी नहीं हो सकती, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, मेंस की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो आप लोग मेंस की प्रैक्टिस पर नहीं, सिर्फ आप अभी PT पर फोकस करके रखे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, क्विज लगा रहे हैं, बाकी और लिखने उखने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। और 2 महीने में कौन सा तीर मार देंगे, ये आपको भी समझ में आता है। 2 महीने में अगर सही से देखा जाए तो आप अपना परिचय अपने बारे में अगर लिखने में आ जाए, तो आप 1 हफ्ते में अपने बारे में सही से नहीं लिख सकते हैं। तो दूसरे के बारे में आपको बताना है तो आप कैसे 2 ही महीने में करें, वो भी 5 पेपर तैयार करना है, एक GS फर्स्ट, GS सेकंड और essay का पेपर तो और बढ़िया है। जो कभी नहीं प्रैक्टिस किए हैं उसको तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना समय रहते ना सही से तैयारी कर लीजिए, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है, आपके लिए मौका है। फिलहाल ये सारी चीज़ें इसमें हैं और आप इस तरीके से इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ वाला पोर्शन हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ वाले पोर्शन को हमें थोड़ा सा सही से उसको देखना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन लाएंगे 1-2 दिन में, इसका सॉल्यूशन भी दे देंगे मैथ वाला भी, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही है। और आप लोग अगर चाहें तो जैसे PT के लिए कोई क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें NCERT है, अभी देख लीजिए इसमें क्या क्या देंगे। जैसे 999 में है BPSC प्रीलिम्स 69 का, 999 में NCERT बेस्ड तैयार करेंगे, बिहार स्पेशल होगा। इसमें लाइव डिस्कशन भी चलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, वीकली करंट अफेयर्स होगा, फोकस ऑन एडिटोरियल सेक्शन पर ध्यान दिया जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास फॉर डाउट सॉल्विंग रहेगा, वो संडे होता है। संडे टू संडे हम 3 घंटे की अलग से क्लास भी रखते हैं जो वेल एक्सप्लेन्ड होता है, टेस्ट, ठीक है। वो जो चैप्टर्स हम पढ़ाए रहते हैं ना, उनका हम टेस्ट लेते हैं हर संडे को, वो 3 घंटे का होता ही है, 7 से 10 या 6 से 9, 3 घंटे का रहेगा।
ठीक है। और वीकली गाइडेंस भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। मेंस की प्रैक्टिस इसमें नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखना। सिर्फ इसमें हम आपको पीटी का करवाएंगे कंप्लीट, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप मेंस के लिए भी जुड़ते हैं, जैसे मेंस की प्रैक्टिस के लिए खास करके, तो मेंस की क्लास के लिए जुड़ेंगे तो अभी पैसा आपको अच्छा खासा देना पड़ेगा, ठीक है। बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का जो प्रैक्टिस का मामला है वो 1799 में है। एनसीईआरटी बेस्ड इसमें चलेगा, बिहार स्पेशल भी होगा, लाइव डिस्कशन वही सब रहेगा, वीकली करंट अफेयर होगा, एडिटोरियल सेक्शन पर ध्यान दिया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास रहेगी डाउट सॉल्विंग की। साथ में मेंस के लिए डेली 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। इनका एक क्या बोलते हैं फॉर्मेट भी मिलेगा आपको साथ में। फॉर्मेट के साथ साथ कॉपी आप अपना लिख के भेजेंगे शाम तक, उस कॉपी को हम चेक भी करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। इवेल्युएट के बाद हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी देंगे, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। और सप्ताह में ना 2 दिन का डिस्कशन या फिर सप्ताह में 1 दिन का डिस्कशन रखेंगे, बस ऐसे कुछ डिस्कशन भी रखेंगे इसका। और इसके साथ साथ निबंध का सप्ताह में 2 टॉपिक निबंध रहेगा उसमें। तो कई सारे फ़ायदे हैं और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप 1799 करते हैं ना तो पीटी और मेंस का दोनों इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप सहमत हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिलहाल आप तैयारी अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आप इस नंबर पे कर सकते हैं 78 27 50 65 30 पर, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, कैसे भी आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप हमको भेज सकते हैं हमारे ही इसी आईडी पे, ये @अनुराग फॉर पांडे करके है, इसी आईडी पे हमको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, फिर हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, फिर आपकी तैयारी को धार मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे भैया, और अगली वीडियो जो होगी वो मैथ वाले सेक्शन से संबंधित होगी। फिलहाल अब वीडियो का सिलसिला चालू हो जाएगा, ठीक है। रोज़ इसमें एडिटोरियल का भी मामला रहेगा, करंट का मामला होगा, उसमें मेंस के टॉपिक का डिस्कशन चलेगा। सारी की सारी चीज़ें आपको क्लास में भी मिलती रहेंगी, वीडियो के माध्यम से भी मिलती रहेंगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।